दोस्तों आए दिन एक सवाल आता है कि साहब मेरी तो पत्नी पढ़ी लिखी है फिर भी मेंटेनेंस ले रही है। साहब मेरी तो पत्नी जॉब कर रही है फिर भी मेंटेनेंस ले रही है। साहब मेरी तो लोन चल रही थी लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को देखा नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, फिर भी मेरा मेंटेनेंस हाई बना दिया। काफ़ी सवाल होते हैं दोस्तों, हर किसी का सवाल होता है, आपके कमेंट में आते रहते हैं। साहब मेरी तो पुरानी भी लोन चल रही थी, घर की लोन थी, कार की लोन थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, फिर भी कोर्ट ने सबको नज़रअंदाज कर दिया और मेरा मेंटेनेंस बना दिया। आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जितने भी आपके सवाल होते हैं, थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा और काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, किन किन चीज़ों को, कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं उनको देखता है। देखिए इसमें अभी तक लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मतलब गाइडलाइन जो भी है, वो रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट पे ही है। वही एक रूलिंग है जिसके अनुसार ही आपके पूरे डिसाइड किया जाते हैं, जो भी आपका इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो। अब यहाँ पे आपको मैं एक बता देता हूँ, सबसे पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन पहला सबसे ज़्यादा आती है कि सबसे बड़ा एक सवाल आता है लोगों का कि कब से मेंटेनेंस बनेगा। जिस दिन से आपकी वाइफ एप्लीकेशन लगा देती कोर्ट में, उसी दिन से आपका मेंटेनेंस बनेगा। लेकिन अगर आपका मौन रहता है, मतलब उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, तो डेट ऑफ ऑर्डर से भी बन सकता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है दोस्तों। अब आगे चल के बात करते हैं। आपका जो अगला सवाल होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ देखी जाती है। देखो पहला ग्राउंड आप रजनीश वर्सेस नेहा का उठा के देखो जजमेंट, जिसका पैराग्राफ 57 में आप क्लियरली मेंशन लिखा है कि सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड देखा जाता है कि आप किस स्टैंडर्ड में रहते हो, किस तरह की गाड़ी है आपके पास, क्या आपका रहने का तरीका है, क्या उसी तरीके की आपकी मिसेज रह रही है या नहीं रह रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों इस चीज़ को। तो लिविंग का स्टैंडर्ड दोनों को देखा जाएगा सबसे पहले, तो इसी पे डिसाइड करता है सबसे ज़्यादा कोर्ट, यही फोकस करता है। दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों कि आप लोग ये बार बार सवाल आते हैं, इसको मैं पहले ले लेता हूँ कि साहब मेरी तो होम लोन थी, कार लोन थी, तो क्या इस चीज़ को डिसाइड करेगा कोर्ट, इन चीज़ों का बेनिफिट देगा या नहीं देगा। देखियो इनका किसी भी प्रकार से कोई बेनिफिट नहीं देगा। जो न्यू रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है 58 पैराग्राफ में, आप रीड करोगे जाके डाउनलोड करके तो उसमें समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल बताया कि अगर आप जैसे कार लोन दे सकते हो, होम लोन दे सकते हो, तो भैया आप अपनी वाइफ और बच्चों का मेंटेनेंस भी दे सकते हो। जी हाँ, इनका किसी भी प्रकार के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगला जो सवाल आ जाता है कि साहब मेरी मिसेज वेल एजुकेटेड है लेकिन अब वो जॉब नहीं कर रही है। पहला रीजन, कोरोना की वजह से आज की डेट पे जॉब है नहीं किसी के पास। दूसरी बात, उसके पास जिम्मेदारी थी या उन्होंने काफ़ी डिस्टेंस बना लिया, शादी की वजह से उन्होंने अपना परिवार संभालने के लिए, बाल बच्चों के लिए उसने जॉब किया ही नहीं है और अपना पति भी उसे जॉब करने नहीं दिया। अगर ये चीज़ वो कहती है तो भी आपको उसका लॉस होगा और वाइफ को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगला जो सवाल आपका आता है दोस्तों, काफ़ी सवाल महंगा सवाल होता है, बहुत बड़ी ज़्यादा, कि साहब जॉब करने वाली वाइफ को भी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, देना पड़ता है। 46 पैराग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन की गई है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपकी मिसेज जॉब कर रही है लेकिन उसकी सैलरी काफ़ी लो है आपसे हस्बैंड से, जैसे 10,000 15,000 जॉब कर रही, हस्बैंड की सैलरी होगी 1 से 1.5 लाख के बीच में, तो वह अपना उसमें क्या वह रह पा रही अच्छे से, क्या वह अपना खुद का खर्चा चला पा रही या नहीं चला पा रही। अगर इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको देना पड़ सकता है। अब आपकी ड्यूरिंग ऑफ मैरिज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। अगर आपकी शादी कम समय हुआ है आपकी शादी को, तो एडवांटेज हस्बैंड को मिलेगा। अगर शादी को लॉन्ग समय हो गया तो उसका एडवांटेज फिर आपको नहीं मिलने वाला, ये बात समझ लेना। जी हाँ, लंबा समय शादी को हो गया तो उसका बेनिफिट आपकी मिसेज को मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला। अगर शॉर्ट टाइम हो गया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं आगे चल के रहने के लिए जो होता है, उसमें क्या बताया गया। देखो रहने के लिए शेड हाउस में महिला का अधिकार है। पहली प्रायोरिटी ये दी जाती है कि पहले वो सास ससुर के घर में या हस्बैंड के घर में रही। अगर वहाँ पे नहीं रह पा रही तो उसके लिए आपको अलग से फिर रेंट का या अलग से कोई मकान देना ही पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ है। अगर आपको जैसे कहीं कहते हैं कि हम तो बेदखल होकर रखे, तो देखो बेदखल पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निकाल लिया था कि ये आज की डेट में 70% ऐसा गेम खेलते हैं कि हस्बैंड वाइफ को बेदखल कर देते हैं और वाइफ को रखते नहीं और पति वहीं पे रहता है। तो अगर ऐसा आप करते हो तो भी आपको कोई इसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला। शेड हाउस सेक्शन 2 सबसेक्शन एस में पूरा रहने का अधिकार है। तो अगर महिला वहाँ रहती है तो उनको नहीं देना पड़ेगा। अगर महिला को वहाँ नहीं रखते हो, अलग से सेपरेशन रखते हो, तो भी फिर आपको उसका रेंट वगैरह
देना ही पड़ेगा दोस्तों। अब आगे चलकर बच्चों की डिसाइड करते हैं। देखो बच्चों में आपको दोनों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। अगर आपकी मिसेज भी है, आपका वाइफ है और आप कमाते दोनों परसेंट अर्निंग पे है तो दोनों को बराबर का इक्वलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे कोई वस्तु नहीं होती जिसका आप आदान प्रदान कर सकते हो, मतलब किसी एक पे डिसाइड नहीं छोड़ सकते बच्चों को, तो आपको दोनों को ही उसकी देख रेख करना पड़ेगा। इस वजह से अगर आपके माइंड में ऐसे सवाल आते हैं साहब मैं तो बच्चों, मेरी मिसेज अच्छी जॉब करती है, मुझे क्या देने की जरूरत है, तो ना ही बच्चों की फुल कस्टडी किसी को दी जाएगी, ना ही उसका कोई मेंटेनेंस एक पे डिपेंड होगा, दोनों पे करेगा। लेकिन मान लीजिए मिसेज जॉब नहीं करती है और कस्टडी उसके पास है तो केयर कस्टडी उसके पास रहेगी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की, जो भी उसकी स्टडी वगैरह जो भी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड पर रहेगी। तो ये दो दोस्तों आपका ज़्यादा सवाल थे, मैक्सिमम जो सवाल थे कि आपका लोन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्लियर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आपकी लोन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जब अपनी लोन पे कर सकते हो तो अपने बच्चे को अभी सबका खर्चा आप उठा सकते हो। पढ़ी लिखी मिसेज अगर जॉब छोड़ देती है और उसके बाद वो उसका इंटेंशन देखा जाता है कि उसने जॉब क्यों छोड़ा है, कारण या तो जॉब उसने मेंटेनेंस के लिए छोड़ा है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने जिम्मेदारी के लिए, जैसे बच्चों की जिम्मेदारी जॉब नहीं कर पा रही थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी, नहीं कर पा रही थी, पति के कहने पर उसने जॉब छोड़ दिया, तो पूरी जिम्मेदारी उसके पति की रहेगी उसको, भले वो एजुकेटेड है चाहे वो जॉब करने वाली है। तो ये सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, बार बार ये कहते हैं कि वेल एजुकेटेड में क्या आता है कैटेगरी। देखो वेल एजुकेटेड में कह दो कि साहब BA होगा, BSc MSc, इन चीज़ों को कभी कोर्ट नहीं मानता आज की डेट में। क्यों? अगर आपको कोई टेक्निकल है, जैसे बीटेक की, MBA बिजनेस में है, कोई आपका टीचिंग में आपको BEd वगैरह है, अच्छा नॉलेज आपको, तो ही आपको मानेगा, और फिर भी आपको मेंटेनेंस कम से कम देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट पे जो जॉब की कमी है वहाँ पे इतना पे नहीं मिल पाता है, खुद का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये डिसाइडेड होता है। आगे चलकर अगर बिना उक्त कारण की पत्नी आपके साथ नहीं रहती है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे वो ना पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके पास कोई रीजन नहीं है। दूसरा अगला पॉइंट आता है कि दोनों सहमति से अलग रहे हैं, दोनों की सहमति थी कि हम अलग अलग रहेंगे, तो भी आपको नहीं देना पड़ेगा पत्नी को मेंटेनेंस किसी भी प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरी रूलिंग है ना, मैक्सिमम क्या होता है, जो रजनीश वर्सेस निया का जजमेंट आया था तो उसके 10 या 5 पॉइंट लोगों ने बोल दिया, वीडियो बना दिया, लेकिन मेन जो रूलिंग अभी हाईएस्ट जो चल रही है यही रजनीश वर्सेस निया वाली है सुप्रीम कोर्ट की। तो आप इसको सबसे ज़्यादा रीड करिए, हर पॉइंट इसका एक एक पॉइंट होता है, अगर चाहे तो इस पर 100 वीडियो बन जाए, इतना बड़ा ये पूरा रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का इसमें। तो आपको ये पूरी चीज़ डिसाइड करना है, इसके बारे में अलग अलग पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसके वीडियो में लेके आता रहता हूँ। लेकिन मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस जजमेंट को पूरी तरह से एक बार रीड करें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें छुपी हुई है, काफ़ी आपको जितने डाउट होते हैं मेंटेनेंस को लेकर, अगर किसी ने अच्छे से रजनीश वर्सेस निया वाले जजमेंट को पढ़ लिया ना तो उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड एक भी सवाल कभी भी कमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा पूरा कि मेंटेनेंस कब बन सकता है, क्या रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता, सब कुछ उसमें लिखा हुआ डिसाइड में। तो आपको ये बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही रूलिंग अभी तक, तो उसके बाद में कोई रूलिंग नहीं आई है। तो इस वजह से आप जो रजनीश वर्सेस वाले हाई कोर्ट की काफ़ी रूलिंग आती है, लेकिन हर किसी केस की अलग अलग डेफिनेशन होती है, और हाई कोर्ट से ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, तो उसको अभी तक वो चैलेंज नहीं हुआ है ना। तो इस वजह से अभी तक तो हाल फिलहाल रजनीश वाली ही है, उसी से आप फुलफिल कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।